गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एंशिएंट इंडिया का 5th लेक्चर करेंगे। ये लेक्चर मौर्यन एम्पायर के साथ डील करता है। मौर्यन एम्पायर को काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे, उसकी पॉलिटी, उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मौर्यास के बारे में शुरू करते हैं। फर्स्ट और फोरमोस्ट एम्पायर है जी इंडिया का, पहला बड़ा एम्पायर है ये, जो ऑक्सस वैली से लेके कावेरी के डेल्टा तक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके पहले राजा हैं। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने। ये काफ़ी डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बताती है मौर्यन एम्पायर के। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसकी बुक है जी, पॉलिटी की बुक है, इकोनॉमी की बुक है, बट द रियल आंसर इज दिस बुक इज ए बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, स्टेट को रन करने का क्राफ्ट, उसकी बुक है। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेल्यूकस की कोर्ट से आए थे, चंद्रगुप्त की कोर्ट में। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है इंडिका, उससे हमें काफ़ी रेफरेंसेस मिलते हैं। दो दिस बुक इज लॉस्ट, ये बुक खत्म हो चुकी है, बट जब ये बुक अवेलेबल थी, जिन ऑथर्स ने इन्हें पढ़ा, ग्रीक ऑथर्स ने, उन्होंने अपनी बुक्स में इसके इनडायरेक्ट रेफरेंसेस दिए। तो उन इनडायरेक्ट रेफरेंसेस से हमें पता चलता है कि ये इंडिका क्या बताती थी, और उससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त के एम्पायर में कैसा वर्कआउट था। चंद्रगुप्त मौर्य 324 BC टू 300 BC। हमें अर्ली लाइफ के बारे में नहीं पता है, स्टिल बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये एक शूद्र था या ये एक क्षत्रिय था। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से, महावंशा, दीपावंशा के हिसाब से ये क्षत्रिय था, जो मौर्यास ब्रांच को डील करता था, साकास का। ये पिपलीवाना में थे, ईस्टर्न यूपी में। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से चंद्रगुप्त के फादर की डेथ हो गई थी एक बैटल में, तो इसको इसके मामू ने, मैटरनल अंकल ने पाला था। चाणक्य ने इसमें रॉयल्टी के साइंस देखे, इसे अपना प्यूपिल बना लिया, फिर इसे तक्षशिला में पढ़ाया, जो उस टाइम का बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग था, एजुकेशन का सेंटर था। ग्रीक और जैन सोर्सेज के हिसाब ने जो वेस्टर्न बॉर्डर पे डिस्टर्बेंसेस हुए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अलेक्जेंडर जब पहुंचा ब्यास पे, तो ब्यास से उससे आगे सोल्जर्स ने जाने से मना कर दिया, म्यूटनी हो गई। मेन डर यह था कि शायद नंदास का बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम इंडिया में, तो अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। अगले साल 324 BC में डेथ हो गई। तो वेस्टर्न रीजन में सिर्फ क्षत्रापास थे, क्षत्रापास ग्रीक जर्नल से जिन्हें हेड बनाया गया था। तो जो श्री ग्रीक क्षत्रापास थे, उनमें उतनी स्ट्रेंथ थोड़ी होती है जितनी राजा में होती है, तो उसका फायदा उठाया इसने, और इसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो ग्रीक क्षत्रापा था सबसे पहले उसे हटाया। ग्रीक बुक्स में चंद्रगुप्त को आइडेंटिफाई किया गया एज सेंड्रोकोटस। उसके बाद जब इसने ग्रीक क्षत्रापा को हरा दिया, तो इसके बाद इसने अपनी अटेंशन जो है मेघदा की तरफ डाइवर्ट की। जैन बुक है परिस्था परमन, उसके हिसाब से चाणक्य ने तैयार किया चंद्रगुप्त को, उसने उसे तैयार किया नंदा किंग्स को हराने के लिए। अल्टीमेटली नंदा किंग को कैप्चर किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में सक्सेस मिली उसे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रादमन का। देखिए जी, रुद्रादमन ना एक साका किंग थे। साकास जो है ये एक बारबेरिक ट्राइब है सेंट्रल एशिया का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साकास के जो राजा थे रुद्रादमन, इन्होंने सुदर्शन लेक जो गुजरात में है उस पर डैम को ठीक करवाया था, रेनोवेट किया था। तो उन्होंने उस डैम को जब रेनोवेट किया तो वहां इंस्क्रिप्शन पे लिखा कि ये डैम जो है ये चंद्रगुप्त के प्रोविंशियल गवर्नर पुरुगुप्ता ने बनाया था। तो इस तरह उसने ये शो किया कि ये गुजरात का एरिया भी चंद्रगुप्त के पास था। अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है ना, हमें गिरनार हिल जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, सोपारा थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिलते हैं। और भी इंस्क्रिप्शन कर्नाटका तक चले जाएं तो मस्की, यूरागढ़ी और चिंद्रदुर्ग में भी मिलते हैं। अब हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार या उसके बेटे अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अशोक ने सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी है 8वें साल ऑफ हिज रेन, दैट वाज द वॉर ऑफ कलिंगा ओडिशा। तो उसने और कोई वॉर नहीं लड़ी। तो कोई अपने घर में अपनी जगह पे तो मुझे इंस्क्रिप्शन नहीं ना लगाने पड़ देगा। तो अगर ये इंस्क्रिप्शन मस्की, यूरागुड़ी, चिंद्रदुर्ग में लगे, सोपारा में लगे, गिरनार में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये जगहें जीती गई थी। तो अगर ये अशोक ने नहीं जीती हैं, बिंदुसार ने नहीं जीती हैं, तो फिर ये किसने जीती हैं? द ओनली आंसर इज ये चंद्रगुप्त ने ही सारे कॉन्क्वेस्ट किए हुए। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से जब आप एज्ड हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं थ्रोन, आप लाइफ से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लाइफ छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग जैनीज जो हैं वो खाना त्याग देते हैं। तो इसने उसी हिसाब से खाना त्यागा था। ये अपने गुरु भद्राबाहु के साथ कर्नाटका में स्वर्ण बेलागोला जगह है, वहां चला गया था।
फिर जैन ट्रेडिशन के हिसाब से इसने फास्ट अप टू डेथ रखा और फिर इसकी डेथ हो गई थी। चंद्रगुप्त ने इस इवेंट डेथ से ये एज होने से पहले एक और क्षत्रापा को हराया था, दैट ग्रीक क्षत्रापा वाज कॉल्ड सेल्यूकस, जिसके पास ईस्टर्न एम्पायर था इंडिया का। इस विक्ट्री को समवट 305 बीसी में अचीव किया गया था। सेल्यूकस की इस विक्ट्री से, सेल्यूकस पे जो विक्ट्री मिली उसके बाद इसे काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के एरिया मिल गए। इसके बदले एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, शादी हुई थी सेल्यूकस की बेटी की। अब वो चंद्रगुप्त से हुई थी या बिंदुसार से हुई थी शो नहीं है। मोस्टली जो सीरियल्स आते हैं ना टीवी में जो चंद्रगुप्त के ऊपर हैं वो शो करते हैं कि ये मदर थी, मतलब उसकी शादी जो है वो चंद्रगुप्त से ही हुई थी। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी दिए थे इस एक्सचेंज प्रोसेस में। ग्रीक लिटरेचर के हिसाब से मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, मैंने बता दिया आपको। चंद्रगुप्त ने वास्ट एम्पायर को बिल्ड किया जिसमें कलिंग, मॉडर्न उड़ीसा को छोड़ के it was extended, the empire extends from Afghanistan to Assam and Kashmir to Karnataka, vast empire। 24 साल रूल किया 324 बीसी से 300 बीसी में और फिर इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इसके बेटे जो हैं बिंदुसार वो अगले राजा बने 300 से 273 बीसी तक, और इन्हें अमृतग्रहत कहा गया, ग्रीक ऑथर्स ने कहा है। जैन स्कॉलर हेमाचंद्रा और तिब्बतन स्कॉलर हैं तारानाथ, उनका लिखना है कि चाणक्य जो है, जब चंद्रगुप्त जो है वो कर्नाटका चले गए थे जैन अपने गुरु के साथ, तेरा भद्रबाहु के साथ, तो चंद्रगुप्त नहीं गए थे। चंद्रगुप्त चले गए थे तो चाणक्य नहीं गए थे। चाणक्य रिमेन्स एज द मेन गवर्नर, मेन मिनिस्टर इवन एट द टाइम ऑफ बिंदुसार, तो बिंदुसार के टाइम पर भी वो मेन मिनिस्टर रहे। दिव्या वंदना बुक है, उसके हिसाब से बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुमाना को वॉइसरॉय बनाया था तक्षशिला का, और अशोक को बनाया था उज्जैन का। अब ये याद रखिएगा, अशोक जो था ना वो मेन क्वीन का बेटा नहीं था, वो बेसिकली सैदंगरी जो डॉक्टर होती है जो जो उसका बेटा था। तो राजा के बहुत सारे रिलेशंस होते थे, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, तो बहुत सारी वाइफ्स होती थी, उनमें से एक अशोक जो है वो सहदंगरी का बेटा था। ही वॉज नॉट द सन ऑफ द मेन क्वीन, तो इसलिए अशोक में एग्रेशन बहुत ज्यादा था। बिंदुसार ने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए थे सभी के साथ। फेटोलमी फेडल्फस जो इजिप्ट के, उन्होंने डायनोसियस को एज एम्बेसडर भेजा था टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। अशोक, बिंदुसार की डेथ जो हुई है ना वो 273 बीसी में हुई और उसे अशोक ने रिप्लेस किया। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से उसकी मदर जनपद कल्याणी या सहदंगरी थी, शी वॉज बेसिकली ए डॉक्टर। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से अशोक जो था काफी क्रूअल था, कहते हैं कि उसने 99 ब्रदर्स को मारा था राजा बनने के लिए। मगर अशोक ने ना अपने सारे पिलर्स पे जो उसके इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, स्टोन्स पे, पिलर्स पे, रॉक्स पे, उनमें अपने भाइयों की तारीफें की हैं। अगर अपने भाई की उसने तारीफ की है तो फिर वो 99 भाइयों को मारने वाला ना कोई रिलेशन सेट नहीं बैठता। तो इट अपियर्स कि ये कुछ ना कुछ इसमें अभी भी क्लियरिटी नहीं है, तो क्योंकि उसने अपने भाइयों की तारीफें बड़ी की हैं। बुद्धिस्ट सोर्सेज आपसे मारा था। अशोका पहले किंग है इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने स्टोन्स पे रिकॉर्ड्स को एनग्रेव कराया। जो रॉक्स पे लिखा गया उन्हें रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, जो पिलर्स पे लिखा गया उन्हें पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है ना ये ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किए थे, इससे पहले वैदिक लिटरेचर है, उससे पहले जो हमारे हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस हैं दे हैव नॉट बीन डेसिफर्ड। हड़प्पा आज तक डेसिफर नहीं हुआ है। अशोका के इंस्क्रिप्शंस ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं, जेम्स प्रिंसेप ने किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ। अशोका के इंस्क्रिप्शंस अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एरिया में। टोटल 47 है। अशोक का नाम ना एक ही जगह आता है, रॉक एडिक्ट 1 में। उसकी कॉपीज हैं, 3 कॉपीज कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में, वहां आता है। बाकी कहीं जगहों पे भी अशोक नाम नहीं आता, सभी जगहों पे दीवाना पिया दैट इज बिलव टू द गॉड और पियोदासी के नाम से आता है। अलग अलग जगहों पे ना लैंग्वेजेस भी अलग अलग यूज की हुई हैं, स्क्रिप्ट भी वहां के हिसाब से यूज हुई है। अफगानिस्तान एरिया में ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज में लिखा है वही स्क्रिप्ट है। पाकिस्तान लैंग्वेज में जो है, पाकिस्तान के एरिया में प्राकृत लैंग्वेज में खिरोश्ती स्क्रिप्ट है, उर्दू की तरह स्क्रिप्ट होती है, खिरोश्ती स्क्रिप्ट है। जबकि इंडिया की तरफ, इंडिया में आ जाए तो प्राकृत लैंग्वेज ही है, बट स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है, दैट इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स हिंदी। तो स्क्रिप्ट्स में फर्क है, जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है दोनों जगहों पे। कलिंग की वार का इंपैक्ट पड़ते हैं। कलिंग ना मॉडर्न उड़ीसा है और उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं। कलिंग की वॉर अशोक ने
अपने एम्पायर में राजा बनने के 8वें साल में लड़ी है। रॉक एडिक्ट 13th इसकी विविडिटीज के हॉरर्स के बारे में बताता है। इस एडिक्ट के हिसाब से 1 लाख लोग मारे गए थे, several lakh perished, 1.5 lakh were taken prisoners। इसके हॉरर्स ने अशोक को पूरा बदल दिया। जो ड्रम वॉर डिक्लेयर करते थे उन्होंने धर्म घोषों को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। इसने एग्रेशन की पॉलिसी छोड़ के दिलों को जीतने की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। इसने पीस मेंटेन करने के लिए एम्बेसडर्स ग्रीक किंगडम्स तक, वेस्टर्न एशिया तक भेजे। इसने लोगों को वार्न किया कि मेरे अच्छे एक्शंस को मेरी वीकनेस मत मानना। इसने स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्हें राजुकास कहते थे। ये जजेस की तरह थे, रिवॉर्ड्स भी देते थे और पनिशमेंट भी देते थे, तो दोनों काम करते थे। धामा, ये बड़ा वर्ड आता है, अशोका का धामा। अशोका का पर्सनल रिलीजन तो बुद्धिज्म था, ये उसने कभी लोगों पे फोर्स भी नहीं किया। कलिंग की वॉर के बाद ना उसका मेन एम रहा धामा को प्रोपोगेट करना। अब धामा क्या है? अशोक ने धामा को समझाने की कोशिश की है कि ये मॉरल लॉस या कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है। रॉक एडिक्ट 2 में ना इसने अपने आप से पूछा है कि धामा क्या है, और इसका मतलब दिया है कि लेस इविल्स एंड मैनी गुड डीड्स। इसने धामा को प्रोपोगेट करने के लिए धर्म यात्राएं कंडक्ट की और अपने ऑफिसर्स को भी वो कंडक्ट करने के लिए बोला। इसने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्हें धर्मा महामंत्रास बोलते थे, जिनका मेन काम था धामा को प्रोपोगेट करना। बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए इसने अपने बेटे मनेंद्र को और बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। 40 ईयर्स तक रूल किया। इसके बाद 7 राजा आए 50 साल के अंदर अंदर। परहैप्स इसका एम्पायर 2 हिस्सों में टूट गया। वेस्टर्न पार्ट जो था वो कुनाला से संप्रति तक रहा, और ईस्टर्न पार्ट जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी वो दशारथ से बृहंदता तक रहा। लास्ट राजा रहे हैं बृहंदता। बृहंदता ना एक दिन आर्मी को रिव्यू कर रहे थे। इन फुल व्यू ऑफ द पब्लिक, फुल व्यू ऑफ द आर्मी, ही वॉज किल्ड बाय हिज आर्मी चीफ। तो उसके आर्मी चीफ ने पुष्यमित्रा ने इसे वहीं पर सबके सामने मार दिया। ना आर्मी ने रिवोल्ट किया, ना लोगों ने रिवोल्ट किया। इसका मतलब है कि राजा के पास किसी की भी सपोर्ट नहीं थी। और उसके बाद पुष्यमित्रा संगा जो हैं वो अगले राजा बन गए। ब्राह्मण थे बेसिकली पुष्यमित्रा, बट वो राजा बने तो उसके बाद जो डेंसिटी आई है इसके बाद उसे संगा डेंसिटी बोलते हैं। पुराणों के हिसाब से 10 संगा किंग्स के बारे में पता चलता है, वो हम आगे लेक्चर में करेंगे। अभी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। मोरन एम्पायर के टाइम पे राजा ही हेड होता था स्टेट का। जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर तीनों उसके हाथ में थी। डायरेक्ट लॉज बनाता था, ऑर्डिनेंस कहते थे, ससाना कहा जाता था, और ये लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से होते थे। किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री परिषद हेल्प करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प करते थे। ऑफिसर इंचार्ज जो रेवेन्यू के थे उन्हें युक्तास कहते थे। जो लैंड फिक्सेशन के और मेजरमेंट के इंचार्ज थे उन्हें राजुकास कहा जाता था। जो प्रदेश के हेड, रीजनल हेड्स होते थे, उन्हें प्रदेशिकास कहते थे। दे वर द प्रोविंशियल गवर्नर्स। ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेशिका के अंदर ही होती थी। मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स जो हैं वो गांव के लेवल पे सेटल हो जाते थे, ग्रामीका लेवल पे ही सेटल हो जाते थे। कुछ जर्नल भी देखते हैं। काफी सारी सिटीज डेवलप हुई इस पीरियड में। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तुसाली, स्वर्णगिरी, संपाना, इसीला, कुसुम्बी, बहुत प्रोमिनेंट सिटीज बन गई। मेगास्थनीज ने बताया है कि जो पाटलिपुत्र थी ना उसे 30 लोगों की मंत्री परिषद गवर्न करती थी। इट वॉज अ वेरी बिग सिटी। ऑफिसर इंचार्ज सिटी का जो होता है उसे नगारिका बोलते हैं। और चतुर्वर्ण सिस्टम, 4 वर्णों वाला सिस्टम, ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र, क्षत्रिय, वही सिस्टम चलता था। अर्बन लाइफ डेवलप हो गई थी। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था। आपके पास क्या क्या है, गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता था। एजुकेशन फेयरली वाइड स्प्रेड थी। टीचिंग ब्राह्मण्स का मेन काम था। तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स थे। डोमेस्टिक लाइफ में फैमिली जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता था। मैरिड वुमेन की जो प्रॉपर्टी होती थी वो ज्वेलरी या ब्राइड गिफ्ट की फॉर्म में होती थी। मेगास्थनीज ने बताया है कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वुमेन के अगेंस्ट क्राइम जो है वो उसको गवर्नमेंट बड़ा सिवियरली डील करती थी। क्रॉप्स में राइस, डिफरेंट वेराइटीज के, कोर्स ग्रेन, सीसम, पेपर, सेफ्रॉन, पल्सेस, व्हीट, लिनसीड, मस्टर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वेरियस वेराइटीज के, शुगर केन ग्रो किया जाता था। ट्रेडिंग यूनिट्स काफ़ी पावरफुल हो गए थे, उन्हें गिल्ड्स कहते थे, और गिल्ड का जो हेड होता है उसे जस्तगा कहा जाता था। चीफ सोर्स रेवेन्यू का था वो टैक्स था, और टैक्स हर मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे लगाया जाता था। अब देखिए कैसे सिस्टम चेंज हो गया। टैक्स चोरी सबसे बड़ा क्राइम था। अब देखिए सिस्टम कैसे चोरी हो गया। आपने वैदिक लिटरेचर में पढ़ा होगा, जो पशुधन होता था वो सबसे बड़ा धन होता था। सो
कैटल लिफ्टिंग वाज द मेन क्राइम, नो इट टैक्स इवेजन बिकम्स द मेन क्राइम। तो टैक्स इवेजन मेन क्राइम बन गया था। राजा की जो अपना लैंड होता था, अपनी एस्टेट होती थी, उसे सीता कहते थे। ब्राह्मण, चिल्ड्रन और हैंडीकैप्ड लोगों पे टैक्स नहीं लगता था। आज हम यहीं तक करेंगे। क्लोज करने से पहले लास्ट हम किसी मोटिवेशन पे ख़त्म करते हैं। टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। सो मेहनत करें, डट के करें। डट के करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको सक्सेस मिलने से। थैंक यू।